तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो सबसे पहली चीज जो इसकी इन्वेंट्री में है वो है पैक्स ऑफ पेपर। पैक्स ऑफ पेपर जो है उसके नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके पास 240 चीजें हैं। कॉस्ट पर यूनिट 4.50 है। कैरेज इनवर्ट्स पर यूनिट, कैरेज इनवर्ट्स पर यूनिट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे चार्जेस जो इस इन्वेंट्री को उसकी लोकेशन पर लाने के लिए लगे हों। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। अब पैक्स ऑफ पेपर जो है उसको हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के हिसाब से किस पर्टिकुलर वैल्यू पर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो पैक्स ऑफ पेपर है इसकी कॉस्ट देखते हैं और फिर इसकी एनआरवी देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें, अगर हम पैक्स ऑफ पेपर की बात करते हैं तो हमें पैक्स ऑफ पेपर की पहली हेडिंग डालता हूं मैं। पहली हेडिंग है आपके पास पैक्स ऑफ पेपर। ठीक है। पैक्स ऑफ पेपर जो है ना, उसकी आपको जो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, यानी कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है। कॉस्ट पर यूनिट आपके पास दी हुई है $4.5। और अगर मैं बात करता हूं कि इसकी एनआरवी कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, तो एनआरवी कैलकुलेट होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अब इस यूनिट की कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल यानी कि बेचने के कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है, तो इसकी एनआरवी इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी। क्योंकि एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। लेकिन अगर आप पैक्स ऑफ पेपर की बात करते हो तो पैक्स ऑफ पेपर में सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट यानी कि उसको बेचने के लिए कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैक्स ऑफ पेपर के लिए जो हमारी एनआरवी होगी वो 8 - 0 होगी, और 8 - 0 बन जाता है 8। देयरफॉर अगर मैं बात करूंगा पैक्स ऑफ पेपर की, तो IS2 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से पैक्स ऑफ पेपर की एक यूनिट की वैल्यू 4.5 होनी चाहिए, क्योंकि ये लोअर है। और मेरे पास पैक्स ऑफ पेपर के 240 यूनिट्स है, तो 240 यूनिट्स की वैल्यू होनी चाहिए 4.5 के हिसाब से। और 240 की अगर मैं 4.5 के हिसाब से वैल्यू निकालता हूँ, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 यानी कि ये बन जाता है 1080। तो जो पैक्स ऑफ पेपर है, पैक्स ऑफ पेपर की जो टोटल वर्थ होगी या वैल्यू होगी वो 1080 होगी। 1080 इसलिए होगी क्योंकि हम हमेशा IS2 के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू के प्रिंसिपल पर जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि पैक्स ऑफ पेपर की जो कॉस्ट है वो 4.5 है, और इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 8 है। तो 4.5 और 8 में से जो कम वाली वैल्यू है वो 4.5 है, और हम 240 यूनिट्स को 4.5 के हिसाब से वैल्यू करेंगे, तो ये टोटल आपके पास 1080 बनता है। इसके बाद अगली चीज पर मैं वर्किंग करता हूँ। अगली जो चीज है हमारे पास वो है पैक्स ऑफ एनवेलप्स। ठीक है, अगली जो चीज है वो है पैक्स ऑफ एनवेलप्स। एनवेलप्स के जो पैक्स थे उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब एनवेलप्स के जो पैक हैं उसकी बात हो रही है। एनवेलप्स के पैक की जो कॉस्ट पर यूनिट है यानी कि जो परचेज प्राइस है वो 5.5 है। परचेज प्राइस का मतलब ये है कि जितने रुपए में मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है ना, यानी कि मैं कहीं जाऊंगा खरीदने तो मुझे एक 5.5 का मिलेगा। इसकी कैरेज इनवर्ड्स की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $1 है। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि इन्वेंट्री को अपने बिजनेस तक लेकर आने का खर्चा। ठीक है, इन्वेंट्री को अपने बिजनेस तक लेकर आने का खर्चा, यानी कि रिक्शे का किराया, सुजुकी का किराया, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे आपकी इन्वेंट्री आपकी लोकेशन पर पहुंची थी। जब हम IS2 के हिसाब से कॉस्ट की बात करते हैं तो IS2 ये कहता है कि ना सिर्फ परचेज प्राइस बल्कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने इन्वेंट्री को अपने बिजनेस की प्रेमिसेस तक लेकर आने के लिए किया हो वो भी आप कॉस्ट में इंक्लूड करते हो। तो इस हिसाब से मेरी जो इसकी कॉस्ट होगी ना एनवेलप्स की वो $6, $6.5 होगी। एनवेलप्स की मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी वो $6.5 आ रही होगी। इसमें $5.5 उसकी परचेज प्राइस है, और $1 जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी IAS2 इन्वेंट्रीज के हिसाब से कॉस्ट का हिस्सा बनता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी एनआरवी कितनी होगी। एनआरवी कैलकुलेट करने का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम देखते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी।
अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि 10 है, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो कि 1.5 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ये चीज जो है वो $10 में बेच सकते हो और बेचने के लिए आपको 1.5 का खर्चा करना होगा। तो इसकी जो एनआरवी बनती है वो बन जाती है 8.5। अब IAS 2 इन्वेंट्रीज के प्रिंसिपल के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पर मेजर करते हैं। तो कॉस्ट जो है वो 6.5 है, कॉस्ट जो है वो 6.5 है, और जो एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹8.5 है। तो अगर लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को मेजर करेंगे तो हम अपने इन्वेंट्री के यूनिट्स को ₹6.5 पे वैल्यू करेंगे, 6.5 के हिसाब से मेजर करेंगे। ठीक है। अब अगर हम ₹6.5 के हिसाब से मेजर करते हैं तो हमारे पास पैक्स ऑफ एनवेलप के कितने यूनिट्स है? 225 यूनिट है। 225 यूनिट्स है और हर यूनिट की वैल्यू 6.5 होगी। तो अगर 225 यूनिट्स है और हर यूनिट की वैल्यू 6.5 होगी तो इसका मतलब 225 इंटू 6.5, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1462.5। 1462.5। ठीक है। हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर हमेशा मेजर करते हैं। तीसरे पर आ जाओ। तीसरा जो है वो क्या चीज है? तीसरा है आपके पास नोट पैड्स। तीसरा जो है आपके पास वो है नोट पैड्स। तो अब नोट पैड्स में सेम वर्किंग करते हैं। अगर किसी ने पिछली दो वर्किंग्स में फोकस नहीं रखा तो ये तीसरी वर्किंग देखो जरा नोट पैड्स की। नोट पैड्स में आपके पास जो कॉस्ट होगी, नोट पैड्स में आपके पास जो कॉस्ट होगी उसमें क्या दो चीजें होंगी? 4 और 2। 4 और 2 टोटल कितना बनता है? 6। और आपकी एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल अगेन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 5। तो इसका मतलब अगेन मैं IAS 2 के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करता हूँ, यानी कि ₹5 के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। और 150 यूनिट्स है और 150 यूनिट्स हर यूनिट ₹5 के हिसाब से, 150 यूनिट जो है वो हर यूनिट ₹5 के हिसाब से 150 इंटू 5 यानी कि 750 का बनेगा। 150 इंटू 5 यानी कि 750 का बनेगा। ये नोट पैड्स की वैल्यू होगी। फाइनली बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स की बात करते हैं। बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स जो है उसमें क्या होगा? बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स में भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स की बात करते हैं। बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स में आपके पास जो कॉस्ट है 3.5 है, और जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो 6 है, और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कोई है ही नहीं। यानी कि आपके पास बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स जो हैं, बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स, बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स जो होंगे उसके लिए आपकी जो कॉस्ट होगी वो 3.5 होगी, और जो आपकी एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 6 होगी। इन दोनों में से लोअर जो है वो 3.5 है। तो आप 96 यूनिट्स की वैल्यू, 96 यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट कर लोगे ₹3.5 के हिसाब से, और 96 यूनिट्स की वैल्यू ₹3.5 के हिसाब से टोटल ये बन जाता है आपका 336, 336 बन जाता है। अब उसने आपसे ये पूछा था कि नाला की जो टोटल इन्वेंट्री होगी उसकी वैल्यू बताओ। तो नाला की जो टोटल इन्वेंट्री होगी उसमें पहली चीज जो आएगी वो ये है 1080, दूसरी चीज 1462.5, तीसरी चीज 750 और चौथी चीज 336। इन सबको हम ऐड करते हैं। 1080 प्लस 1462.5 प्लस 750 प्लस 336, तो ये टोटल हमारा बन जाता है 3628.5। ठीक है जी। टोटल हमारे पास बन जाता है 3628.5। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हम ये कह देंगे कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी इसके बुक्स में वो हो जाएगी 3628.5। ये इसके बुक्स में इन्वेंट्री की वैल्यू होगी।